नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज 24 अक्टूबर 2023 ईस्वी है और आज विजयादशमी भी है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं विजयादशमी का। घर से निकलिए और मेला घूमिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, उसके बाद पढ़ना लिखना भी सही से हो पाता है। रूम में बंद बंद आप भी बोर हो जाएंगे और निकलना ज़रूरी होता है कभी कभार। फेस्टिवल इसीलिए होता है ताकि उसको सेलिब्रेट किया जाए। कितनी भी बड़ी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक दो दिन तो निकाल ही सकते हैं, तो ज़रूर निकलिएगा आज। और उसके बाद से आज जो न्यूज़ है उससे बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक तो है आईएएस कोचिंग वालों का, किसका नाम लें, सबका नाम है। भारत सरकार ने नोटिस इशू किया इनको, और जो उपभोक्ता मामले का मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले का विभाग है, उसने इनको नोटिस जारी किया है कि आप जो ऐड लगा रहे हो कि 800 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 2022 में, उसमें से 682 सिलेक्शन हमारे यहाँ से हैं। तो बहुत सारे कोचिंग को नोटिस भेजा गया कि इसका बताओ भाई किसका किसने सिलेक्शन करवाया है। तो रियल आंकड़े जो हैं वो आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। 682 में से 9 बच्चे ऐसे हैं मात्र, बड़े सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का मैं कह रहा हूँ, हिंदी या इंग्लिश में जो भी मिला ले, सबसे बड़े इंस्टीट्यूट की 9 बच्चे ऐसे हैं जो उनके यहाँ टेस्ट सीरीज और जीएस प्रोग्राम में शामिल थे। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज कोई भी किसी का ज्वाइन कर सकता है। जीएस प्रोग्राम में उनके 1 या 2 बच्चे शामिल हैं। है स्टूडेंट उनके पास 5000, 6000, 10,000 सिलेक्शन होता है, एक रेशियो भारत सरकार ने बताया है। बाकी जो बच्चे वो मॉक इंटरव्यू लेते हैं वहाँ पर। तो इस न्यूज़ को भी डिटेल में देखेंगे, किसने क्या नोटिस जारी किया, किस किस कोचिंग का नाम आया है। नाम बड़े दर्शन छोटे वाले सारे कोचिंग आपको दिखेंगे आज। और ये अब मैं आपको इसलिए बताने आया हूँ कि थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए। अगर इस चीज़ की तैयारी करते हैं तो खुद से पढ़िए। बाकी ये 2.5 लाख फ़ी और ये स्टार एजुकेटर, ये सब भ्रम होता है ना। ये रील के मास्टर होते हैं और कुछ नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करते हैं। और लीजेंडरी बिशन सिंह बेदी, जो भारत के बेहतरीन लीजेंडरी बॉलर माने जाते हैं, उनका कल निधन हो गया। तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई कल। उसके बाद से हम लोग मुख्य रूप से आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। एसडीजी 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बैठक हुई है 2023 ईस्वी वाला। क्या है ये और किस प्रकार से इसको कंडक्ट किया गया, कहाँ पर हुआ है, ये सब चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, देखिए आज का आर्टिकल है एसडीजी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है। सबसे पहला तो यही देखिए, क्या है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए 2000 ईस्वी में मिलेनियम गोल को तय किया गया था, जो 2015 तक चला। उसके पश्चात से 2015 से 2030 के लिए एसडीजी का गोल तय किया गया पूरी दुनिया भर के लिए, कि पूरा जो वर्ल्ड है इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाए कि जो दुनिया में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम अपना विकास भी कर लें और जो प्राकृतिक संसाधन है इसको आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा कर रख लें। मुख्य रूप से अगर 2 लाइनें मैं आपको समझाऊं तो यही चीज़ है। ओके, अब इसके कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, कुछ उस लक्ष्य के भी उपलक्ष्य है, यानी कि 17 लक्ष्य हैं। तो 17 है 170 - 1 169 इसके उपलक्ष्य हैं। ओके, इसका एम है, 17 एम है मुख्य रूप से। उस एम को अगर सब कैटेगराइज करेंगे तो 169 एम हो जाते हैं टोटल। अब इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार एसडीजी की संख्या पर आधारित सवाल पूछ लिया, जैसे पूछेगा कि एसडीजी 6 जो है ये किस प्रकार से हमारे देश और समाज को प्रभावित करता है और इसके सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कम से कम इन 17 गोलों को या कम से कम एक अंदाज़ा जरूर रखिएगा कि किस गोल का संख्या क्या है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में अगर कुछ नहीं आ रहा हो, एक बार को सुनिएगा मेरी बातों को, अगर कुछ नहीं आ रहा हो, मान लीजिए इकोनॉमी में सवाल पूछा गया है असमानता संबंधित, अगर वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो गए, कुछ नहीं पता है, तो जो असमानता संबंधी जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको लिख कर आ जाएंगे तो भी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है। या जहाँ पर भी इस तरह के टॉपिक, जैसे मान लीजिए नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, इस टॉपिक से संबंधित सवाल आते हैं, उसमें एसडीजी गोल को अगर लिखते हैं तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ओके, देखिए कहाँ पर हुआ है। वैश्विक नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में एसडीजी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में धीमी प्रगति में आशंका व्यक्त की है। धीमी प्रगति हुई है, इसको लेकर आशंका भी व्यक्त की गई है। शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो फीडिंग गैप को स्वीकार करना, यानी कि वार्षिक एसडीजी फीडिंग अंतर जो महामारी से पहले 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब बढ़कर अनुमानतः 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो एसडीजी को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। एसडीजी को प्राप्त करने के लिए उसके निवेश नहीं मिल पा रहा है जो उसके गोल को अचीव करेंगे हम। वित्त चुनौती से निपटना, अभिकर्ताओं ने वर्ष 2023 के एजेंडे को प्राप्त करने में अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के महत्व पर बल दिया। ये 4A का एक्शन एजेंडा क्या है, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा।
अदीस अबाबा कहाँ है ये आप मुझे बताइएगा, इथियोपिया में है क्या, देखिएगा जरा एक बार। और ये क्या है, 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने के लिए अदीस अबाबा का जो लक्ष्य रखा गया था उसको भी हमने बोला है कि हम इसको भी बल देंगे, जिसमें सतत विकास के लिए सार्वजनिक और निजी सभी वित्तीय प्रवाह के कुशल उपयोग पर बल दिए। इसमें बोला गया था कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप करके आप एसडीजी के विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मैं आपको एसडीजी के सारे विकास लक्ष्य याद करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहला है गरीबी होगा तो क्या होगा, भूखमरी होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, पढ़ भी नहीं पाएगा, जेंडर इक्वालिटी भी नहीं होगी, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी, साफ पानी भी नहीं पिएगा वो, सातवां है उसको बिजली भी नहीं मिलेगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। ओके, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा वहाँ पर उद्योग धंधे भी नहीं होंगे, 9वां लक्ष्य वही था। उसके बाद से क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, वहाँ पर असमानता भी बढ़ जाएगी जहाँ पर गरीबी होगा। देखिए ऐसी क्रम में कहानी बनाकर याद रखिएगा इसको। उसके बाद से क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि एक सतत शहर भी नहीं होगा उनके पास, रहने का जगह भी नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन भी नहीं होगा उनके पास। क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए, क्लाइमेट भी वहाँ का अच्छा होना चाहिए। लाइफ बिलो वाटर, जो जल के नीचे का जीवन है वो भी सुरक्षित होना चाहिए। लाइफ एंड लैंड भी होना चाहिए। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो संस्थागत संस्थान होते हैं उनकी मजबूती की बात करता है। जस्टिस होना चाहिए, न्याय भी मिलना चाहिए। और सबसे आखिरी कौन सा है, पार्टनरशिप फॉर द गोल भी होना चाहिए। 17 के 17 गोल हैं। अब इनको सब कैटेगराइज करेंगे तो 169 उपगोल हो जाते हैं। ओके, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए क्या है कि ये सतत विकास के वित्त पोषण का एक वैश्विक ढांचा है। क्या है, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा का 17 एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु संसाधन जुटाना तथा आवश्यक वित्त पोषण प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा करना और सहमत होना भी है। बहुपक्षीय कार्रवाई और ऋण स्वैप। एसडीजी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए अभिकर्ताओं ने जलवायु और प्रकृति से संबंधित ऋण स्वैप सहित एसडीजी हेतु ऋण स्वैप को बढ़ाने पर बल देते हेतु सभी लेनदार द्वारा बहुपक्षीय कार्य और समन्वय का आग्रह भी किया है। ऋण स्वैप पर्यावरण और अन्य नीतिगत चुनौतियों से निपटने और हरित विकास का समर्थन करने के लिए कम आय वाले देशों में पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करती है। तो बहुपक्षीय कार्रवाई जो होता है उसके लिए ऋण स्वैप की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। कोविड-19 का भी प्रभाव पड़ा है इस पर, कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए जो भी लक्ष्य हैं अगर वो आगे बढ़ गए हैं तो आप उसमें लिख दीजिए कोरोना का इस पर प्रभाव पड़ा है, ठीक ना। इस समय ने स्वीकार किया गया कोविड-19 महामारी ने एसडीजी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। विशेष रूप से विश्व के सबसे निर्धन और कमजोर देशों में इससे एसडीजी को प्राप्त करने प्रगति में तेजी लाने के लिए आपातकालीन पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता पर ही प्रकाश डाला है कि भाई एसडीजी का जो लक्ष्य है 2030 तक हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बहुत कम साल बचे हैं, 6 से 7 साल ही मात्र बचे हुए हैं। इतने दिनों में हम प्राप्त ये सब गोल नहीं कर पाएंगे। अगला क्या है, जलवायु कार्रवाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना। इनको इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा आपको। जो आप क्लाइमेट एक्शन है और जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन दोनों को जोड़कर आपको देखना पड़ेगा। इन दोनों को अलग अलग आप नहीं देख सकते हैं। अभिकर्ताओं ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। यही पूछ लिया जाता है पीटी एग्जामिनेशन में। को पूर्ण रूप से लागू करने की सिफारिश की और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयासों को तेज करने का भी संकल्प लिया है। इन लोगों ने संकल्प लिया। उन्होंने जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हानि और क्षति का जवाब देने के लिए नई वित्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप जो हम क्लाइमेट के लिए एम रखते हैं उसके अनुरूप अगर कोई हानि होती है, क्षति होती है, तो उसका भी जवाब देने के लिए एक नई तरीके का हमने वित्त व्यवस्था कायम करने की भी बात की है। 2030 एजेंडे के प्रति प्रतिबद्धता क्या है। अभिकर्ताओं ने कार्यान्वयन के आधे चरण में एसडीजी की स्थिति के बारे में गहन चिंता व्यक्त की है। उन्होंने निर्धनता, जबरन हस्तांतरण, असमानता, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव जैसी चुनौती पर भी प्रकाश डाला है। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक अस्थायी विश्व के लिए सभी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा हेतु 2030 एजेंडा और 17 एसडीजी को पूरी तरह से लागू करने की भी सिफारिश की गई है। आपको मैं अंत में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको स्पष्ट कर देगा पूरे के पूरे मुद्दे को। एसडीजी में प्रगति संबंधी चिंताएं क्या है। प्रगति और प्रतिबद्धता का अभाव है। आपने रूस यूक्रेन का न्यूज़ खूब देखा होगा टीवी पर, नेताओं को भाषण देते देखा होगा। इजराइल हमास का युद्ध खूब देखा होगा और नेताओं को भाषण देते देखा होगा। लेकिन एसडीजी में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसको न्यूज़ नहीं देखा होगा। देखेंगे तो आप भी चैनल आगे कर देंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं लोग। लोगों को जब तक दूसरे लोगों को प्रताड़ित होने की सूचनाएं नहीं मिलती है तो लोगों को मज़ा नहीं आता है। खाना खाते हुए देखते हैं कि हमास में कितने लोग मरे और गाजा में कितने लोग मरे, लेकिन एसडीजी की चिंता कौन करे। मुख्य रूप से यही बात ही है। ये सरकार के स्तर से लेकर नागरिक के स्तर तक लागू होता है। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या है, प्रतिबद्धता है ही नहीं कुछ।
प्रतिबद्धताओं के बावजूद 17 एसडीजी सहित 119 लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रगति केवल 15% है। केवल 15% प्रगति दिखती है, बाकी 85% फेल्योर दिखता है। इसमें कुछ क्षेत्र पिछड़े भी रहे हैं। फंडिंग और पर्याप्तता और पहुंच क्या है ये? हालांकि चिंता की बात यह है कि प्रतिबद्धता अवधि के आधे पड़ाव पर ही दूसरी छमाही में आवश्यकता प्रगति को लेकर विश्वास बहुत कम हुआ है। विकासशील देशों में एसडीजी शामिल हासिल करने में निवेश का अंतर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स अधिक होने का अनुमान है, जो पूर्व के अनुमानों से काफ़ी अधिक है। निवेश ही नहीं है, विकासशील देशों में तो स्थिति और भी खराब है, क्योंकि इनकी चिंताएँ कुछ और ही होती है। यह विशाल वित्तीय आवश्यकता एसडीजी को संभव बना देती है। पैसा ही नहीं है तो एसडीजी को लागू कहाँ से करेंगे, और पैसे है भी तो उसको क्यों हम खर्च करेंगे इन सब चीज़ों पर। खर्च करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, हथियार है, सीमा सुरक्षा है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन असमानता को कम करने पर कोई क्यों खर्च करे, गरीबी को कम करने पर कोई क्यों खर्च करे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? एसडीजी का रिपोर्ट कह रहा है, उसकी चिंताएँ कह रही हैं कि सरकारें इस पर खर्च ही नहीं करती हैं। ओके, असमर्थता और बाध्यताएं हैं। एसडीजी हस्तक्षेप में 5 असमानताओं की पहचान की गई है, जिनमें संसाधन आवंटन, सक्षम वातावरण का निर्माण, सह लाभ यानी कि इस दोनों को लाभ होना चाहिए, लागत प्रभावशीलता और संतृप्त सीमाएं शामिल हैं। इन सब ऐसे क्षेत्र हैं जो बाधा बन रही हैं एसडीजी को लेकर। विभिन्न बाधाएं सहक्रियात्मक कार्रवाई बाधाएं डालती हैं, जैसे सूचनाओं तक पहुंच बनता, राजनीतिक व संस्थागत बाधाएं और आर्थिक चुनौती। ये सब क्या है? ये सब एसडीजी को चैलेंज करते हैं, उसको पूरा नहीं होने देते हैं। ये सब उसके सामने ज़्यादा बड़ी बाधाएं हैं जो एसडीजी गोल को अचीव करने में रुकावट डालती हैं, और सरकार भी इसके तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देती। अपने देश का ही एसडीजी में रैंकिंग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत सरकार कितना सीरियस है इन सब चीज़ों को लेकर। नीति कार्यान्वयन में भी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से क्या हो गया है, एसडीजी के लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने वाला। देखिए, दरअसल है क्या, एसडीजी जैसी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं कागजी चीज़ें ज़्यादा हैं। इस पर बहुत कम देश हैं जो अमल करते हैं। जो विकासशील देश हैं वो तो कम से कम बहुत कम हैं ऐसे। डेवलप्ड कंट्री जो हैं उनके पास प्राथमिकता उनकी तय है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट तय है, वो इन पर काफ़ी अच्छा खासा खर्च करती हैं और इसके गोल को अचीव भी करती है। आपको जो नॉर्डिक कंट्रीज़ दिखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब इसको अचीव करते हुए दिखेंगे। वहीं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो विकासशील देश हैं ये इसमें पिछड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि हम देशों की प्राथमिकताएँ कुछ और होती हैं। आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं। बाकी ये गोल को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये कहीं भी दुनिया में काम आए ना आए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा मार्क्स उठाने में, आपके पीटी में ज़रूर काम आएगा मार्क्स उठाने में। बाकी ये बैठक हर साल ही होती रहती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपका सिलेबस बढ़ा देता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंस है दुनिया में, और कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। भारत सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं एसडीजी को लेकर, ये ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और जैसे हेल्थ को लेकर आयुष्मान भारत चलाया है, और असमानता को दूर करने को लेकर भी भारत सरकार ने काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाए हैं। और सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी को लेकर भी भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, चाहे वो कुसुम योजना हो, चाहे वो हर घर उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। महिलाओं को लेकर भी हमने बहुत सारे मातृ सम्मान योजनाएं चलाई हैं। एजुकेशन को लेकर नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया हमने। उसके बाद से क्या है, जल संरक्षण को लेकर भी है, क्लाइमेट एक्शन को लेकर भी है। सब चीज़ को लेकर हमने कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाए हुए हैं, अपने देश में योजनाएं चल रही हैं। तो उन सभी योजनाओं को लिख दीजिएगा कि भारत सरकार ने सभी चीज़ को लेकर योजनाएं चलाई हुई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग जरूर अचीव करेंगे, और आज न कल तो अचीव कर ही लेंगे। ये लिख कर आना है इसी पॉजिटिव नोट के साथ। अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये था आपका छोटा सा आज का आर्टिकल डिस्कशन। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ आर्टिकल का कि एसडीजी गोल क्या है, किस प्रकार से दुनिया को खूबसूरत बनाने में योगदान देता है, दुनिया को सस्टेनेबल बनाने में योगदान देता है। खूबसूरत से भी ज़्यादा अच्छा शब्द होगा कि एसडीजी क्या है, किस प्रकार से दुनिया को सस्टेनेबल बनाने में ये योगदान देता है। भारत सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए, ये आप लिख सकते हैं 200 शब्दों में अगर लिखना चाहें तो, कि एसडीजी क्या है, किस प्रकार से दुनिया को सस्टेनेबल बनाने में मदद करते हैं, और भारत सरकार कौन कौन से कार्यक्रम को चला रही है एसडीजी गोल प्राप्त करने के लिए। ओके, तो इसको जरूर लिखिएगा, लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान सवाल दिया है मैंने ताकि आपका रिवीजन हो जाए लिख के। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया reliance on crude oil import rises 87.8% in April से September from 86.5% ये ईयर ago। देखो पिछले साल हमारा 86.86% का निर्भरता था। इतना अंग्रेजी में कहा है घोषणा, मैं बता रहा हूँ सिंपल भाषा में। और इस बार 87.8%, 87.5% छोड़िए 88% के करीब निर्भरता हो गई है। वो भी तब जब हम देश में सोलर एनर्जी को बढ़ाने की बात करते हैं, देश में जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को बढ़ाने की बात करते हैं, तब जाके हमारे कच्चे तेल पर निर्भरता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कैसे बढ़ी है और क्यों बढ़ी है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कच्चे तेल पर निर्भरता दो चीज़ों को प्रभावित करती है हमारे, क्या क्या, एक हमारे
जो सामरिक स्थिति है, सामरिक स्थिति का मतलब होता है कि देश का जो सामरिक स्थिति है उसको भी प्रभावित करती है। और दूसरा क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का तात्पर्य होता है कितना हमने खरीदा दुनिया से और कितना हमने दुनिया को बेचा, बस सामान्य भाषा में यही होता है। तो खरीदने बेचने पर भी प्रभाव डालती है कच्चे तेल पर निर्भरता हमारी। और सामरिक स्थिति का मतलब है कि हमारी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को भी इसी हिसाब से हमें सेव करना पड़ता है, क्योंकि हमें दुनिया से तेल खरीदना है। तो ये सामरिक और आर्थिक दोनों स्थिति पर प्रभाव डालती है। और हमारा जो इस पर निर्भरता है वो बढ़ ही रहा है, जो कि कम होना चाहिए था। लेकिन ये एक तिमाही का आंकड़ा है। तेल पर निर्भरता बढ़ने का एक चीज़ ये भी हो सकता है कि तेल पर खपत हम ज़्यादा कर रहे हैं। और तेल खपत का ये भी मतलब हो सकता है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, आर्थिक जो देश में वातावरण है या जो आर्थिक रूप से हम काम कर रहे हैं देश में, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चल रही हैं, तेल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, कारें ज़्यादा खरीदे जा रही हैं, यानी कि इकोनॉमिक रूप से भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये भी इसका प्रमाण हो सकता है कि देश में तेल का खपत ज़्यादा होने का क्या तात्पर्य होगा कि यहाँ पर ज़्यादा मांग है उसका, सीधी सी बात है। मांग ज़्यादा है तभी तो हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि भाई देश में तेल का खपत इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। ओके, इन्होंने भी वही लिखा है कि कंजम्पशन जो है पेट्रोलियम पदार्थ का और बाकी चीज़ों का वो बढ़ गया है। और ये बता रहे हैं कौन, तो यही बता रहे हैं ये। और जो हम देश में कच्चा तेल वगैरह को कच्चा तेल वगैरह का उत्पादन वगैरह है वो कम हुआ है और बाहर से इसलिए भी हमें और भी ज़्यादा मंगाना पड़ रहा है। तो ये मुख्य रूप से ये कह रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, जिससे ये होगा कि भारत सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है कि तेल पर हमारी निर्भरता को कम किया जाए, उसको भी मैं बता देता हूँ डिटेल। बाकी ये न्यूज़ तो तिमाही का आंकड़ा है, न्यूज़ से भी ज़्यादा क्या होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार से हम लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा हो सकता है अगले महीने जो आए 3 महीने बाद उसमें फिर से 85% हो जाए तो कम हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये कम और ज़्यादा हो रहा है। उससे भी ज़्यादा क्या होता है कि भारत सरकार किन प्रयत्नों को कर रही है इस चीज़ को कम करने के लिए और हमारी निर्भरता किस हद तक है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले प्रदेश से देख लीजिएगा। दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा तेल को खपत करने वाले लोग हैं हम। सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, उसके बाद से चीन करता है, उसके बाद से भारत करता है। इसका मतलब ये भी होता है ना कि हमारे यहाँ मांग ज़्यादा है, यानी कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इसलिए हम तेल का खपत ज़्यादा करते हैं। ये मैं बार बार इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ ताकि इसको आप पॉजिटिव पक्ष में लिख कर आएँ। ओके, अमेरिका और चीन के बाद भारत लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल को उपभोक्ता है। देश में तेल की मांग लगाना 3 से 4% के साथ बढ़ रही है। साल में 3 से 4% की मांग जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इस अनुमान के आधार पर एक दशक में भारत प्रतिदिन लगभग में 7 मिलियन बैरल की खपत कर सकता है। बहुत सही भाई। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार भारत ने 21-22 में 212 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले वर्ष में 196.5 मिलियन टन था। अप्रैल 2022-2023 में तेल की निर्भरता जो थी वो 86.4% थी, जो 85.9% थी पहले, और तो 88 पॉइंट समथिंग हो गया है अभी तो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार जो है वो क्या क्या चीज़ें करती है, किसके लिए, तो आयात को कम करने के लिए। देखिए मार्च 2015 में प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संगम 2015 का अनावरण किया था मोदी जी ने, और जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को आकार देने के उद्देश्य से आयोजित भारत की सबसे बड़ी वैश्विक हाइड्रोकार्बन बैठक थी। इस अवसर पर सभी हितधारकों से आग्रह किया गया था कि वे तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करें। जितने भी हितधारक हैं उन सभी से आग्रह किया गया था कि आप देश में ही तेल की खोज करें, उसमें रिसर्च पर भी थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए और उसका प्रोडक्शन बढ़ाइए, देश में ही बढ़ाइए, ताकि 2022 तक आयात निर्भरता को 77% से घटाकर 67% और 2030 तक 50% तक सीमित किया जा सके। ये हमने कब किया था? 2015 में ही बैठक किया था। अब 2023 में सबसे अच्छी बात यह है कि इकोनॉमी ग्रो करने के साथ साथ हमारी निर्भरता भी और ग्रो ही करेगी। जो हमने लक्ष्य रखा था कि हम कम करेंगे निर्भरता को, निर्भरता क्या हो गई है? बढ़ गई है। यानी कि हमने जो सोचा था उसके अनुरूप सब कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था, डिस्कस्ड ए स्मॉल फील्ड पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये सब पॉलिसी है, नीतियां हैं। ये इनको नोट डाउन करना होता है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, या यही पूछ लेगा हेल्प जो नीति है किससे संबंधित है। तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है ये, नए तेल के क्षेत्र की खोज और उसका लाइसेंस का पॉलिसी भारत सरकार ने बनाया था। न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आदि के तहत तेल व प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां भी पेश की। भारत सरकार ने अलग अलग पॉलिसी को भी फ्रेम किया, पॉलिसी भी बनाया कि भाई साहब देखो इससे अपनाकर आप क्या कर सकते हो, तेल वगैरह को बढ़ा सकते हो, देश में उत्पादन कर सकते हो।
घरेलू तेल उत्पादन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि तेल और गैस परियोजनाओं में अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक की लंबी प्रक्रियात्मक अवधि होती है। इसके अलावा मूल्य निर्धारण और कर नीतियाँ स्थिर नहीं हैं। साथ ही तेल तथा गैस व्यवस्था में बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। निवेशक अक्सर जोखिम लेने के प्रति सावधान रहते हैं। भारत सरकार कच्चे तेल का आयात पर देश की निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने, किसानों की आय बढ़ाने उद्देश्य से इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। ओके, सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से क्या होगा कि मान लीजिए पहले 1 लीटर पेट्रोल ही चलता था, अब क्या होगा उसमें 800 मिलीलीटर पेट्रोल होगा, बाकी 200 मिलीलीटर के आसपास में इथेनॉल मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे भी हमारी खपत जो है वो कम हो जाएगी। ओके, लक्ष्य को 2030 से पहले 2025 तक पूरा करने का निश्चय किया गया है कि 2025 तक आपको जो भी पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% क्या हो रहेगा, इथेनॉल रहेगा। इससे पेट्रोल के कार्य क्षमता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पेट्रोल का खपत भी कम हो जाता है। भारत को तेल आयात निर्भरता को कम करने की आवश्यकता के कदम कौन कौन से हैं? घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है भाई, पहला पॉइंट तो यही हो गया, घर में उत्पादित कर लो। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज तेल कंपनी ONGC भी मौजूदा परिपक्व तेल क्षेत्र के पुनर्विकास और नए सीमांत क्षेत्र के विकास के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। ONGC भी प्रयास कर रही है। वैकल्पिक हरित स्रोत अपना सकते हैं। तेल की जगह पर हम ग्रीन एनर्जी अपना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे विंड एनर्जी हो गया, जैसे आपका कौन सा हो गया, जैसे टाइडल एनर्जी हो गया। टाइडल एनर्जी जो समुद्र के जो तरंगे हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके अलावा बस यही था, यही टॉपिक था। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से हम कदम उठा सकते हैं, भारत सरकार क्या क्या कर रही है, किन किन पॉलिसी को फ्रेम कर रही है तेल पर निर्भरता कम करने के लिए। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये बिहार से संबंधित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BPSC एग्जामिनेशन। अगर आप BPSC के एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, तो देखिए क्या बोला है बिहार सरकार ने, बिहार टू कंडक्ट इट्स ऑन रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस, सेट अप पैनल फॉर इंस्पेक्शन। जो भारत सरकार कॉलेज की रैंकिंग जारी करती है, बिहार सरकार ने बोला है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम अपने कॉलेज की रैंकिंग खुद ही जारी करेंगे और उसमें हम अपने सारे कॉलेज को नंबर 1 रैंक दे देंगे। जेपी यूनिवर्सिटी को भी नंबर 1 रैंक देंगे। जो जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, इतने बड़े व्यक्ति के नाम पर इतना घटिया यूनिवर्सिटी रखा हुआ है इन्होंने, पाप लगेगा इनको। तो जेपी यूनिवर्सिटी जैसे चीज़ें भी टॉप पर आएंगी। चलिए, ये मजाक की बातें थी, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भारत सरकार क्या करती है, कॉलेजों की रैंकिंग निकालती है। तब बिहार सरकार ने बोला है कि हम अपने कॉलेजों की रैंकिंग हम खुद से ही करेंगे और इसके लिए एक पैनल भी गठित की है। अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर अब तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन पहले इस न्यूज़ को देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि कॉन्कर्ड नहीं है, कंसर्न लिखा हुआ, मतलब चिंतित है बिहार सरकार। देखिए क्या लिखा हुआ, कंसर्न्ड बाय द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट कॉलेज इन द नेशनल असेसमेंट एंड रैंकिंग में एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है NAAC, क्या है, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये क्या करती है तो सारे देश के कॉलेज वगैरह का रैंकिंग निकालती है। इसके पुअर रैंकिंग का कारण से बिहार सरकार परेशान थी, तो उसने क्या बोला कि बिहार गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ए कमेटी टू एक्सेस द कॉलेज। ठीक है, उसने अपना एक बनाया है पैनल जो क्या करेगी, कॉलेजों का रैंकिंग जारी करेगी। द स्टेट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू रैंक द कॉलेज बाई इट्स ऑन पैरामीटर एंड दीज रैंकिंग कुड लेटर बी यूज टू डिसाइड द गवर्नमेंट ग्रांट गिवन टू द कॉलेज ऑफिशियल सेट। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो कॉलेज का ऑफिस है, जो कॉलेज की रैंकिंग डिसाइड की जाएगी उसके आधार पर पहली बात तो हम अपना पैरामीटर भी खुद तय करेंगे, पैरामीटर हमारा होगा, कॉलेज की रैंकिंग भी हम डिसाइड करेंगे और जो कॉलेज जिस तरह का आएगा रैंक उसको उसी हिसाब से ग्रांट जो सरकार देती है, बिहार सरकार जो पैसा देती है कॉलेजों को, ग्रांट जो इशू करती है वो भी उसी के आधार पर तय किया जाएगा। अब आपको समझ में आया है कि क्या करने जा रही है बिहार गवर्नमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन डिपार्टमेंट 3 member कमेटी विच विल इंक्लूड एजुकेशन सेक्रेटरी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, बैद्यनाथ यादव, ये कौन है तो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। विल एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 270 कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉलेज एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। इसको क्या करेंगे, ये बैद्यनाथ यादव जो हैं इनका एक मेंबर बना है और ये क्या करेंगे तो ये एक्सेस करेंगे सारे कॉलेजों की और उनकी रैंकिंग को डिसाइड करेंगे, उनकी रैंकिंग बनाएंगे और उसकी रैंकिंग के आधार पर आने वाले समय बिहार में ग्रांट भी किया जाएगा। जो आपका
रेवेन्यू वगैरह देती है भारत सरकार, बिहार सरकार कॉलेजों को, वो भी इसी आधार पर दिया जाएगा। ओनली 35 कॉलेज कमिंग अंडर स्टेट यूनिवर्सिटी हैव मैनेज टू गेट NACC एक्रेडिटेशन। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि 35 कॉलेज ही मात्र हैं जो भारत सरकार का जो NACC है, NAAC, इसके तहत आते हैं। तो बाकी जो आपके कॉलेज हैं उनको एक्सेस नहीं किया जाता है। तो दरअसल में देखिए मैं क्या बताऊँगा आपको, ठीक है ये पैनल बन रहा है और जो भी बिहार सरकार करने जा रही है वो अच्छा बुरा है वो आने वाले समय में डिसाइड होगा, लेकिन NAAC जो है ये किस आधार पर रैंकिंग वगैरह जारी करती है, इसका पैरामीटर क्या है, उसको ज़रा सा हम लोग समझ लेते हैं। बाकी ये जो न्यूज़ है ये अभी से ज़्यादा आपको बाद में काम आएगा, और जब बिहार में एजुकेशन में सुधार की बात आएगी, जब भी मान लीजिए आंसर राइटिंग में आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर इन चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इन चीज़ों के लिखने से आपके मार्क्स बढ़ते हैं वहाँ पर कि बिहार सरकार क्या क्या सुधार कर रही है। तो वो सुधार करके अपने कॉलेजों की खुद से रैंकिंग जारी करेगी और उसके आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर उनको ग्रांट इशू किया जाएगा। बस आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए देखते हैं कि इसका NACC का पैरामीटर क्या क्या होता है। NAAC जो है ये एक UGC के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो मान्यता के हिस्से के रूप में ग्रेडिंग के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है। एक बहुस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से कोई उच्च शिक्षा संस्थान यह जान सकता है कि क्या वह पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान व अन्य मापदंडों के संदर्भ में मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है। संस्थानों की रैंकिंग A++ श्रेणी से लेकर C तक होती है। A++ सबसे अच्छा और C सबसे गंदा। यह किसी संस्थान को D ग्रेड दिया है तो इसका मतलब है कि वहाँ मान्यता प्राप्त ही नहीं है। अगर किसी संस्थान को उसने D ग्रेड दे दिया तो उसका क्या मान्यता होता है, उसको मान्यता ही नहीं मिला है। C सबसे खराब रैंकिंग होती है, A++ सबसे अच्छी रैंकिंग होती है, और जो D ग्रेड है वो क्या मिलता है कि इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है। ओके, ये मान्यता ही नहीं मिला हुआ है इसको। मिशन क्या है इसका, उच्च शिक्षण संस्थानों और उनकी इकाइयों या विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम या परियोजना की अवधि के मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करना। उच्च शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाना हेतु शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करना, स्व मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता, इन सभी को, नवाचार को प्रोत्साहित करना। और प्रक्रिया को जरा देखते हैं कि प्रक्रिया क्या बनाया हुआ है इसने। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रक्रिया है कि इनपुट आधारित NACC आवेदक संस्थान को स्व मूल्यांकन रिपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर करता है। आवेदक संस्था के लिए पहला कदम मात्रात्मक और गुणात्मक मैट्रिक्स से संबंधित जानकारी की एक स्व अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। खुद से उनको सेल्फ असेसमेंट को ज़्यादा ये मान्यता देता है। फिर डेटा को NACC विशेषज्ञ टीम द्वारा मान्य किया जाता है। इसके बाद पीयर टीम संस्थान का दौरा करती है। सबसे पहले आप स्व मूल्यांकन करके हमें डेटा दीजिए, उसके बाद से हमारे जो एक्सपर्ट की टीम है वो उस डेटा को जांचेगी कि डेटा सही है या गलत। फिर एक टीम जो है वो उस संस्थान का दौरा भी करती है। भविष्योन्मुखी परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है कि परिणाम आधारित दृष्टिकोण, NACC परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाने की योजना बना रहा है। इसके अनुसार यह पता लगाने पर जोर दिया जाएगा कि क्या छात्र प्रासंगिक कौशल और शैक्षणिक संस्थान के क्षमताओं से लैस हैं या केवल दिखावे की चीज़ है। बस इसी पर हम लोग आगे वाले दिनों में ध्यान देंगे। लेकिन बिहार सरकार ने अब क्या बोला है कि हम NACC का जो तरीका है रैंकिंग जारी करने का, उससे हम खुद को अलग करते हैं। अब हम अपना रैंकिंग खुद ही जारी करेंगे। तो ये ठीक है, आपको जानना चाहिए था। अगला चलते हैं अगले न्यूज़। पहले इस छोटे से न्यूज़ को देखिए और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसमें नाम को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा किन किन का नाम है। सरकार ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर 20 IAS कोचिंग सेंटर को भेजा है नोटिस। एक आध IAS सेंटर तो ऐसे हैं जो पिछले 1 साल में खुले हैं और उन्होंने बता दिया कि हमने बहुत सारा सिलेक्शन दे दिया। कितने झूठे लोग हैं ये, कितना सारा तरीका निकालते हैं आप लोगों से पैसा निकालने के, और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं रील में, वीडियो में, और सिर्फ एक मकसद होता है पैसा कमाना। सरकार ने IAS में चयन की तैयारी कराने वाले विभिन्न कोचिंग सेंटरों को कथित भ्रामक विज्ञापन को और टॉपर्स के नाम, तस्वीरों को अनुसूची उपयोग से एक्सपेरिमेंट्स को प्रभावित करने वाले को लेकर नोटिस भेजा है। इनमें बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट, दृष्टि IAS, खान स्टडी ग्रुप, IQRA IAS, एनालॉग IAS, शंकर IAS, सब नाम है। नाम बड़े हैं, सारे दर्शन छोटे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसका किसका नाम है, बहुत सारे नाम हैं, और आप जिसमें पढ़ते हैं उसमें से भी किसी का नाम हो सकता है। चलिए न्यूज़ पर चलते हैं कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में क्या आया है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आया है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंज्यूमर बॉडी इशू नोटिस टू IAS कोचिंग सेंटर फॉर मिसलीडिंग एड्स। ये इस प्रकार के एड्स लगाते हैं कि 682 सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। कैन यू इमेजिन कि 933 बच्चों में से 682 एक IAS इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो IAS इंस्टीट्यूट तो UPSC हो गया एक तरह से।
वो तो कोचिंग रहा ही नहीं, वो तो स्वयं देवता हो जाएंगे। और इस तरह के क्लेम करते हैं ये लोग, और सारे क्लेम झूठे होते हैं। रिजल्ट के अगले दिन से नाचने लग जाते हैं, जमूरा का नाच चलता है टीवी पर आके, टीवी बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर आके लाइव करके कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ से हुआ है। मोटिवेशनल वीडियो, उनके इंटरव्यू के वीडियो, ये सब दिखावटी होते हैं। इंटरव्यू पैनल को देखकर लोगों को लगता है कि सारे बच्चे वहीं से पढ़े हों, यही तो सबसे बड़ा झूठ था। देखिए इस ऐड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इस न्यूज़ में कि 682 ऑफ 933 सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द 2022 यूपीएससी एग्जाम। एक इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया कि 682 हमारे यहाँ से सेलेक्टेड हैं और उसका ऐड भी लगा दिया। जब इससे जवाब मांगा गया तो इसने बोला कि जो 673 बच्चे हैं उन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया हमारे यहाँ से, और उसके अलावा जो 9 बच्चे और बच गए उनमें 9 में भी टेस्ट सीरीज में शामिल हुए, उसमें भी जीएस प्रोग्राम में कुछ बच्चे भी शामिल हुए। यानी कि सब झूठ था, सब झूठ था। टेस्ट सीरीज कोई किसी का भी खरीद सकता है, मॉक इंटरव्यू कोई कहीं पर भी जाकर देता, क्योंकि फ्री में लेते हैं ये लोग। और उन बच्चों की भी लालसा होती है कि वो जाकर देते हैं मॉक इंटरव्यू, कि उनका वीडियो दिखे चारों तरफ, वो भी स्टार बन जाए। ये पैसे लेकर ऐड लगाते हैं इन स्टूडेंट्स का, पैसे लेकर इनको बुलाया जाता है इंस्टीट्यूट में, भाषण देते हैं, गाने गाते हैं, मोटिवेशनल कोट, कविताएँ, सब दिखावा पाने होता है, सब पैसा लूटने का बहाना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कौन करे, भारत सरकार ने नोटिस इशू किया है। उपभोक्ता फोरम जो होता है, उपभोक्ता मामलों को जो देखता है, 2019 में उसका एक्ट बना था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसने बोला है कि ये जो है ये सब के सब झूठे प्रचार प्रसार को बढ़ावा देते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि वायलेशन ऑफ जो सेक्शन 228 का सेक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। इसका एक धारा है, सेक्शन 2 है, जिसका उल्लंघन किया इन्होंने। अजीबोगरीब तरीके के भ्रामक विज्ञापन चलाते हैं ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक में, और इसके माध्यम से जो एस्पायरेंट्स हैं, जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो तो आईएएस बन ही जाओगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो ठगा जाता है, और ठगने का एक कार्यक्रम है चल रहा है देश में। 600, सोचिए न जरा, इमेजिन किस इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया था कि हमारे यहाँ से 682 सिलेक्शन हुए हैं। जरा इमेजिन कीजिए, 10-10 हज़ार इनके पास बच्चे हैं, उसमें से 682 सिलेक्शन की बोलते हैं, जबकि 673 तो यहाँ पर मॉक इंटरव्यू देने आए थे, 9 बच गए, उसमें से भी टेस्ट सीरीज में शामिल बच्चे हैं, और जीएस में हो सकता है एक आध हो, और वो भी सेल्फ स्टडी करके भी बनते हैं। कोई ऐसा नहीं बनता कि जैसे आपने मान लीजिए मई जून में आपने कोचिंग ज्वाइन किया और अगले साल मई जून में आपका रिजल्ट आ गया, आईएएस बन गया। इस तरह का कोई स्टूडेंट होता ही नहीं है, क्योंकि संभव ही नहीं है कि इनके पढ़ाई से कोई आईएएस बन जाए। ये सब दिखावटी पने होता है, शेरो शायरी का माहौल बनाना, ये सब फलाना ठिकाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 उसके बारे में बताता हूँ। उपभोक्ता संरक्षण 2019 क्या है? जागो ग्राहक जागो। हाल ही में लोकसभा में चर्चा के उपरांत उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित हो गया। प्रमुख बिंदु क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता प्राधिकरण की स्थापना करना है, जिससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब मंत्रालय का ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस विधेयक में नियमों को सरल बनाया है। विधेयक के पारित होने से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्राप्त होगा। इस विधेयक के माध्यम से सरकार उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के पक्ष में है। विधेयक में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। प्राधिकरण का उद्देश्य क्या होगा? तो जो आप हैं, उपभोक्ता हैं, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और कार्यान्वयन करना। प्राधिकरण को शिकायत की जांच करने, आर्थिक दंड लगाने। अगर आप इसमें शिकायत करते, कहीं पर आपको ठगा जाता है इन कोचिंग वालों के ज़्यादा, मान लीजिए आपने ऐड देखकर ठगा गया कि हमारे यहाँ से टॉपर्स, एक ही टॉपर्स के फोटो 4 कोचिंग वाले लगा कर रखते हैं। पता नहीं कैसे एक ही टॉपर 4 जगह कोचिंग कर लेते हैं। एक कोचिंग का 8-8 घंटे का क्लास होता है, आई डोंट नो। यह गलत सूचनाएं देने वाले विज्ञापन, व्यापार के गलत तरीकों और उपभोक्ता के अधिकार के उल्लंघन के मामले पर भी नियमन करेगा। यही तो है। इसी का आधार पर क्या है कि गलत भ्रामक विज्ञापन इन्होंने दिया है, झूठे विज्ञापन चिपकाए हैं सब जगह। आईएएस टॉपर्स के साथ फोटो खिंचवा कर सब जगह, जो मेट्रो से लेकर और सड़कों पर चिपकाए हुए, ऑनलाइन भी आपने देखा होगा। ये सब का सब झूठ है, यही बोला है भारत सरकार ने, और इनको नोटिस भी जारी की है। तो अब नोटिस जारी करने पर ये सच बोल देते हैं सरकार को, और रिपोर्ट बच्चों को नहीं। अपना जो आपने सरकार को जवाब दिया है कि 9 ही बच्चे थे ऐसे जिन्होंने टेस्ट सीरीज और जीएस प्रोग्राम में भाग लिया, उसको ज़रा लिख के चिपकाओ सब जगह जहाँ जहाँ पर ऐड लगाया था
कि 683 झूठा था, 9 ही सच्चे हैं, है ना। विधेयक की मुख्य विशेषता क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार, उपभोक्ता अधिकार के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जांच करना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, भ्रामक विज्ञापनों को निर्माता समर्थक प्रकाशकों पर जुर्माना लगाना, सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया भी रखा गया है। देखिए ये क्या क्या है, ये सब आपके अधिकार हैं। इन चीज़ों को अगर आप यूज करते हैं ध्यानपूर्वक तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर आप गए सामान खरीदने के लिए, आपको गलत सामान दे दिया है, तो आप शिकायत करते हैं तो वाकई आपको जुर्माना वगैरह ये मुहैया करवाता है। मान लीजिए गलत फ़ोन मिल गया है आपको ऑनलाइन, तो आप शिकायत कर सकते हैं। बहुत पैसा खर्चा करके आपने मान लीजिए टीवी वगैरह लिया और वो भ्रामक था, गलत था, झूठा था, नकली निकला प्रोडक्ट, तो आप इसमें शिकायत कीजिए, आपको भारी भरकम जुर्माना वसूल कर देगी ये। सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया है। अधिकार क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है। जिला आयोग 1 करोड़ रुपए तक का क्या कर सकता है, तो निपटारा कर सकता है। राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का निपटारा कर सकता है अगर 10 करोड़ तक का कोई फ्रॉड हुआ है या इस तरह की चीज़ें ग्राहकों के साथ हुई है। राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक का कर सकती है। दाखिल करने के 21 दिन के बाद शिकायत की स्वतः स्वीकार्यता हो जाएगी। अगर मान लीजिए आज आपने किया है और 21 दिन तक आपको जवाब नहीं मिला, तो 21 दिन के बाद आपका शिकायत दर्ज हो चुका है, स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक रूप से हो चुका है। उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने आदेशों को पूरा लागू करने का अधिकार होगा। दूसरे चरण के बाद केवल कानून सवालों पर अपील का अधिकार होगा। उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी होगी। निवास स्थान से फाइलिंग की सुविधा है, जहां पर रह सकते हैं वहीं से केस फाइल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी फाइलिंग कर सकते हैं। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा देती है कि आप घर पर रहकर सुनवाई में भाग लीजिए और अपना पक्ष को रखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। मध्यस्थता, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भी बनाया जाएगा। उपभोक्ता फोरम द्वारा मध्यस्थता, जहां भी शुरू में ही समाधान की गुंजाइश है, दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हों। मध्यस्थ केंद्रों को उपभोक्ता फोरम से जोड़ा जाएगा। मध्यस्थता से माध्यम से होने वाले समाधान में अपील की सुविधा नहीं होगी। मान लीजिए आपने एक मध्यस्थता कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, मुझे इसके बदले कुछ पैसा दे दिया जाए और मैं इसका समाधान कर लूँगा, तो वो अगर आपने स्वीकार कर लिया तो उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते फिर से। उत्पाद की जिम्मेदारी का क्या तात्पर्य है? यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता एवं सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अगर फ़ोन जो है, मान लीजिए आपने फ़ोन खरीदा, उसमें कोई फॉल्ट है, तो बनाने वाले, बेचने वाले और जिसके माध्यम से आपने खरीदा है, ऑनलाइन मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म से खरीदा है, तो वो सब इसके क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। दोषपूर्ण उत्पाद का आधार होगा निर्माण में खराबी, मैन्युफैक्चरिंग खराब है, डिजाइन खराब है किसी चीज़ का, मान लीजिए आपके फ़ोन का डिजाइन खराब है। वास्तविक उत्पाद की घोषित विशेषताओं से अलग होना। आपने मंगाया आईफोन 11 और आगे आईफोन 9, उसमें बताया गया कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और अंदर से खोल कर देखा तो कैमरा के अंदर 20 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ था। तो ये भी किसके तहत आता है? ये भी उत्पाद की जिम्मेदारी होती है, इसमें भी आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना, अगर आपको जो सेवा दिया जा रहा है वो अगर दोषपूर्ण है तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। विधेयक से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है? तो उपभोक्ताओं को लाभ होता है, वर्तमान न्याय पाने के लिए उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है जिसमें काफ़ी समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। 2019 में इसमें संशोधन किया गया, बोला कि इसका क्विक निपटारा होना चाहिए, समय नहीं होता लोगों के पास इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है भाई। भ्रामक विज्ञापन तथा उत्पादों में मिलावट की रोकथाम के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया। देखते हैं इनको क्या सजा देगा। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं कि क्या ही सजा मिलेगा इनको। करोड़ों रुपए का इनका कारोबार है, अरबों रुपए का है। एक सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के पास 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं IAS के। भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद से आज तक 10,000 IAS नहीं बने हैं। अगर आप हर साल का जोड़ेंगे तो 10,000 IAS नहीं बने हैं भारत के इतिहास में। लेकिन कुल के यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 10,000 ज़्यादा एक IAS इंस्टीट्यूट के पास एक वित्तीय वर्ष में स्टूडेंट आते हैं। अब आप समझ सकते हैं वो कौन सा कोचिंग होगा। सिलेक्शन कितना होता है? 0। करंट बैच से 0 सिलेक्शन होता है, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल। जो इस साल का बैच चल रहा है वो अगले साल रिजल्ट एक भी नहीं होता, 0 सिलेक्शन होता है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। सेल्फ स्टडी करते हैं, मान लीजिए किसी कोचिंग लिया भी तो सेल्फ स्टडी करता है, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। करंट बैच से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता, सब झूठ होता है। दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को जिम्मेदारी का प्रावधान है और उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटाई की गुंजाइश भी की गई है। नए उपभोक्ता मुद्दों जैसे ई-कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का भी प्रावधान किया गया है। जो ई-कॉमर्स बढ़ गया है उसके लिए भी अलग से नियमों का प्रावधान किया गया है। किसमें? तो उपभोक्ता संरक्षण
कानून 2019 से, और इससे यूपीएससी पीटी में सवाल पूछे जा चुके हैं, आपसे ही पूछा जा सकता है। और इस तरह की चीज़ें अगर आती है तो एग्ज़ाम में इसको ज़रूर लिखिएगा। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा बच के रहिए इन कोचिंग वालों से, बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग और कुछ नहीं देते हैं आपको। खुद से पढ़िए, मेहनत कीजिए, उसी से सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।